हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम तो देखेंगे सबसे पहले कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उससे क्या क्वेश्चन आए हैं। आपको आइडिया होगा जितना भी इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है आप देख लीजिए, ओपन प्लेटफॉर्म में है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी 2020 में जितना भी क्वेश्चन आया है, जितना भी इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आया है, इंडियन इकोनॉमी से, वो आपको प्रॉपर नोट्स से है। इंडियन इकोनॉमी से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो नोट्स और लेक्चर से है। मैं लेक्चर में कॉम्प्रिहेंसिवली उसे कवर किया है, और जो नोट्स जिन स्टूडेंट को आपके पास ऑलरेडी नोट्स है, ठीक है, वो आप खुद ही देख लीजिएगा, वो नोट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सॉरी। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इंडियन पॉलिटी में जितना भी मैंने जहाँ तक पढ़ाया है उससे कुछ क्वेश्चन आए हैं। इवन ऋचा मैम ने जो इंडियन पॉलिटी पढ़ाया, जैसे कि अनअकैडमी में ऋचा मैम पढ़ाती हैं, तो जो इंडियन पॉलिटी पढ़ाया है तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। और बस थोड़ी से वो क्वेश्चन आपको देखना होगा। देखिए, अब ऐसा तो है नहीं है, और उनकी नोट्स से क्वेश्चन है सेम वैसे ही जैसे कि इससे। अब नोट्स से मतलब कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब क्या है, तो उसे आपको डिटेल से समझाया गया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। इसके बाद इसमें डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा होगा कि जो क्वेश्चन आया हो तो आपकी नोट्स में मेंशन होगा। ये इसका मतलब ये नहीं होता है नोट्स का मतलब, जैसे हालांकि इंडियन इकोनॉमी में ऐसा हुआ है। आप देखिएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 3 दिन 4 दिन पहले मैंने वीडियो ऑलरेडी आपके उस पर पढ़ा हुआ है, या 2 या 1 अक्टूबर को मैंने वीडियो जो एक बनाया था 15-20 मिनट का, मनी मार्केट पढ़ा रहा था। मनी मार्केट्स आप देख लीजिएगा, मनी मार्केट से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, बात ये है कि जो पढ़ा रहे हैं कम से कम इस पे आपको एक आइडिया, जो हमेशा से बोलता आ रहा हूँ सॉरी, इस चीज़ को लेकर कि आपको कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, तो ये आप खुद ही अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है। और मैं अब तक तो ये डेली लेक्चर कब तक देता रहूँगा। चलिए आगे, आज जो हमें पढ़ना है कॉमर्शियल पेपर, इससे एक स्टेटमेंट कमर्शियल पेपर से भी पूछा गया था, ठीक है ना। ये मनी मार्केट का हिस्सा है, और मनी मार्केट हम क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो चलिए हम आगे देखते हैं भैया कि मनी मार्केट में हमें और क्या क्या देखना है। ओके, चलिए। तो अगर हम मनी मार्केट की बात करते हैं, वेट एक मिनट, चलिए, अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जो कॉमर्शियल पेपर, ओके। देखिए, जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं, एक औद्योगिक इकाई अपने तत्काल खर्चों की पूरा करने के लिए, किसके लिए, तत्काल खर्चों की पूरा करने के लिए। तो एक तो यहाँ से चीज निकल के आए कि तत्काल मतलब ये जो कॉमर्शियल पेपर है ये मनी मार्केट का हिस्सा है। किसका, ये तत्काल खर्चों के लिए है, ये तत्काल खर्चों की पूरा करने के लिए, मतलब ये मनी मार्केट का हिस्सा है। तो इससे प्रदर्शित ही होता है, जो क्वेश्चन आया है इसमें लिखा है कि जो कॉमर्शियल पेपर है वो दीर्घावधि, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या है, मनी मार्केट का हिस्सा है। मतलब ये इसकी अवधि 300 क्या है, 65 दिन तक की हो सकती है, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आपको तो एक चीज ये समझ आया। और ये होता क्या है, अगर कोई एक इंडस्ट्रियल यूनिट को, मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वो दूसरी इंडस्ट्रियल यूनिट से पैसे क्या कर सकती है, बोरो कर सकती है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 7 दिन से, ध्यान रखिएगा, 7 दिन से 365 दिन तक का होता है, 365 दिन तक का होता है, या अर्थात 1 ईयर तक का होता है। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड इसके बीच पे ही रहेगा। दूसरी बात, ये हाई रिस्की होता है, जो कॉमर्शियल पेपर होता है इसमें ब्याज सबसे अधिक होता है, और जिस चीज में सबसे अधिक इंटरेस्ट होगा वो हाई रिस्की होता है, उस रिस्क ज्यादा होता है। जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं, अगर हम कॉमर्शियल पेपर की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा आप कि ये 5 लाख के मल्टीपल्स पे जारी होते हैं, 5 लाख या उसके अधिक गुणज पे जारी किए जाते हैं, ये होते हैं। और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है, इस जो कमर्शियल पेपर वही यूनिट जारी कर सकती है जो यूनिट क्या हो, जिसकी नेट वर्थ 100 करोड़ हो, जिसकी जो नेट वर्थ है वो कितनी, 100 करोड़ हो, ध्यान रखिएगा, उसी का जो कॉमर्शियल पेपर वही जारी कर सकती है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई जो कंपनी है कॉमर्शियल पेपर के माध्यम से 1000 करोड़ रुपया इकट्ठा करी है, तो उसे 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसको अब इवेल्युएट करवाना होगा, 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसको इवेल्युएट करवाना होगा। आप देख लीजिएगा यूपीएससी स्टेटमेंट, मैं हालांकि आपको ये बता भी देता हूं, एक मिनट, जो क्वेश्चन आया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है
आपको आइडिया भी हो जाएगा। आप खुद ही देख लीजिएगा, जो भी इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं तो ये पूछे गए हैं, है ना। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, नहीं आप लोगों को भरोसा नहीं होगा। ये सेट कौन सा है? अच्छा सेट ए है, ये किसी का पेपर मुझे मिला है और इसका जो सेट ए है ना। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो हालांकि देखिए अभी जब मैं पढ़ाता आपको तो एक क्वेश्चन आया है व्यापार संबंधित निवेश उपायों यानी ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे, ये अभी पढ़ाऊंगा, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। हाँ ये भी मैंने पढ़ाया, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, याद ही होगा, ठीक है। एक मिनट, इसमें से अब मैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी से भी क्वेश्चन आया है, देख लीजिए। बैंकिंग सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया है, वो भी मैंने पढ़ाया है, आप वो भी चेक कर लीजिएगा, बैंकिंग सिस्टम वाला, ठीक है। यहाँ से मैं दिखाता हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ है। किसान क्रेडिट कार्ड, आपको बैंकिंग सिस्टम में ही किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में मैंने डिटेल से, ध्यान दीजिए। WPI CPI से क्वेश्चन आया है, CPI WPI ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, चेक कर लीजिएगा। और सेम क्वेश्चन आया है, इसमें क्या है वो खाद्य वस्तुओं का उपभोग मूल सूचकांक CPI में भार, ये मैंने डिटेल से समझाया था, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 70 ध्यान रखिएगा, सेट नंबर ए में जो क्वेश्चन नंबर 70 है उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कमर्शियल पेपर अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, बिल्कुल सही है, शॉर्ट टर्म है ना। फिर जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जो कि मैं बता चुका हूँ 3 दिन पहले वीडियो पढ़ा है ऑलरेडी, खुद आप क्रॉस एग्जामिन कर लीजिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाता है वो दीर्घकालीन प्रपत्र है। पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म है ना कि दीर्घकालिक है, तो यहीं से एक कैंसिल हो जाता है, ठीक है। फिर अगला है दीर्घावधि द्रव्य, सॉरी शीघ्रावधि, नॉट दीर्घावधि, शीघ्रावधि। कॉल मनी के बारे में मैंने बताया था, अंतर बैंकिंग, एक बैंक को दूसरे बैंक से बहुत कम 24 घंटे के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, तो उसको कॉल मनी, आप याद आ रहा होगा, मनी मार्केट में बताया था, चेक कर लीजिएगा, मनी मार्केट का ही हिस्सा है। अगला सोने कूपन बांड, ये इसके बारे में मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, मैंने इसे डिटेल से कवर किया है, ओके। फिर हम आगे चलते, जितना भी ऑलमोस्ट जितना भी इकोनॉमी का है जो नहीं किया है तो उसे मैं पढ़ाऊंगा, और जो पढ़ा ही चुका हूं तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ओके। तो आपने देखा जो कॉमर्शियल पेपर है, मैंने कॉमर्शियल पेपर के बारे में बताया, स्टेटमेंट जो दिया है, और इसको मैंने डिटेल से भी समझाया कि भाई कॉमर्शियल पेपर क्या है कि एक यूनिट होता है, एक औद्योगिक इकाई होती है, उसे अपने शॉर्ट टर्म के लिए अल्पकालिक खर्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वह इंडस्ट्रियों को कॉमर्शियल पेपर जारी कर सकती है। ये बहुत रिस्की होता है क्योंकि हाई इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, इसके चलते रिस्की भी हो जाता है। दूसरी सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये 7 से 300 एक साल 7 दिन से 165 दिन तक के लिए होते हैं, ठीक है। और यह 5 लाख के गुणज में ये जारी किया जाता है, और वही जारी कर सकता है जिसका नेटवर्थ कितना 100 करोड़ का हो। अगर किसी ने कमर्शियल पेपर के माध्यम से 1000 करोड़ पूंजी प्राप्त करी है तो उसको कम से कम 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से उसका इन्वेस्टिगेशन करवाना, उसकी क्रेडिट रेटिंग करवाना, नॉट इन्वेस्टिगेशन, रेटिंग ही समझ लीजिए, इन्वेस्टिगेशन ही टाइप ही होता है, तो क्रेडिट रेटिंग क्या करवाना जरूरी हो जाता है। तो ये क्या है, कॉमर्शियल पेपर है, आपने इसको देखा डिटेल से, इसमें मैंने बताया, मैंने ये भी बताया नेटवर्थ ध्यान रखिएगा इसमें से, ये नहीं भूलिएगा। और दूसरी बात हमें देखना है वेलोसिटी, मुद्रा की गति देखना है, वेलोसिटी ऑफ मनी। देखिए वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, जरा इसे थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। आपके ऑलरेडी देखिए जब जो मैं बता रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन आया है आप खुद ही चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपका वीडियो पढ़ा हुआ है। जितना भी क्वेश्चन, अगर इंडियन इकोनॉमी में करीब 12 क्वेश्चन आया है, 12 क्वेश्चन, मोर देन इससे 12 क्वेश्चन में से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी नोट्स से होंगे। जो पढ़ा दिया हूँ ऑब्वियस है वो तो पढ़ा ही है, जो नहीं पढ़ा पाया हूँ अभी, मतलब कि पूरा तो इंडियन इकोनॉमी हो नहीं गया है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। जैसे ट्रिम्स तो उसके बारे में मुझे डिटेल से पढ़ाना है, तो ये मैं सारा सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या स्लाइड ही बदल लेते हैं।
मैं बोल रहा था कि जो वेलोसिटी ऑफ मनी है, जो मुद्रा की गति है, वेग है, उसको जरा हम देखते हैं कि भाई ये वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है। इस पे नजर आप डाल लो, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी। तो ये वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है, जरा इस पे थोड़ा सा नजर डाल लो। अगर हम वेलोसिटी ऑफ मनी की बात करते हैं तो देखिए, अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता के पास जो धनराशि होती है वो आर्थिक समृद्धि के लिए ये उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि वो जो धनराशि हो एक से दूसरे हाथों में क्या हो जाए, तभी मतलब एक से दूसरे हाथों में जाएगी तो क्या होगा, पैसे की सप्लाई बढ़ेगी। जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा, क्यों, ऑब्वियस है, जब सप्लाई बढ़ रही है तो मांग भी होगी, सस्ता ऋण होगा, जब ऋण सस्ता होगा, मांग बढ़ेगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। तो सबसे पहले वहां क्योंकि सप्लाई बढ़ाना जरूरी है, मतलब सप्लाई क्या है कि उसकी गति क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो वो हमें देखना है। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि तरलता की जो गणना है, देखिए वेलोसिटी की जो बात करते हैं, जो मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा की गति की बात करते हैं, तो आप देखोगे कि एक अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ता के पास पर्याप्त धनराशि का होना ही एक, ये नहीं है कि अगर उसके पास कोई पर्याप्त धनराशि ही है, पर्याप्त धनराशि है तो आर्थिक समृद्धि हो ही जाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि आर्थिक समृद्धि के लिए मुद्रा का सबसे जो जरूरी है वो एक हाथ से दूसरे हाथ पे जाना, मतलब क्या कि सर्कुलेशन, ठीक है, वेलोसिटी, उसकी गति जरूरी है, ठीक है, एक हाथ से दूसरे हाथ में प्रवाहित होना, जाना, रन करना, ये गति है। इसी को मुद्रा की गति कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, मुद्रा की गति कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है MB इज इक्वल टू PY। इसका एक फॉर्मूला होता है MB इज इक्वल टू PY। आप इसके अंतर्गत देखोगे जो M क्या है, मनी सप्लाई, M मनी सप्लाई, ठीक है। B क्या है, वेलोसिटी, ठीक है। P क्या है, नॉमिनल GDP, रियल GDP है ना, नॉमिनल GDP, ठीक है, नॉमिनल GDP है ना। और जो हमारा Y है ये रियल GDP, ये नॉमिनल GDP है, मैं बार बार बोल रहा हूँ नॉमिनल, और जैसे कि हम बोलते हैं ना कि नॉमिनल तो नाम के लिए, ठीक है, और ये रियल GDP, Y क्या है, रियल GDP, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ MBPY, ठीक है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यानी जो मनी सप्लाई और V जो वेलोसिटी है, मनी सप्लाई मल्टीप्लाई वेलोसिटी इज इक्वल टू जो नॉमिनल GDP और रियल GDP, इसके इक्वल होती है, ओके। अब तरलता की गणना देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत उम्मीद होता है कि क्वेश्चन आएगा तरलता की गणना से। चलिए देखते हैं तरलता की गणना से क्या क्वेश्चन आया है, जरा इस पर नजर डालते हैं। तरलता की गणना, देखो, अगर हम तरलता की गणना की बात करते हैं तो देश की जो केंद्रीय बैंक, इस बात को उसे पूरा आइडिया होता है, उसका पूरा एक इन्वेस्टिगेशन होता है कि कहाँ किस अर्थव्यवस्था में कितने रुपए की जरूरत है, कितनी राशि प्रवाहित की जाए, कितनी राशि सक की जाए, ये सब वो नजर रखती है। तो इसके लिए आप देखो कि इसकी गणना कैसे की जाती है, इसकी गणना करने का क्या तरीका है, उसे देख लीजिए। जो M1, इसका जो गणना है हम कुछ वर्ड से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले M0, ये क्या होता है, ये कवरिंग, देखो ध्यान रखिएगा, ये कवरिंग कॉइन्स, इसमें क्या क्या होता है M0 में, ये सबसे ज्यादा लिक्विडिटी, सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है, लिक्विडिटी सबसे अधिक किसकी होती है, यहाँ इकोनॉमी में लिक्विड की बात करी जा रही है, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी किसकी होती है, नोट्स, कॉइन्स की, करेंसी की। तो कॉइन्स विद द पब्लिक, ठीक है, मतलब जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जो जैसे हमारे पास जो कॉइन्स है, आप लेके जाइए कुछ भी खरीद लो, है ना। सो करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, M0 में M0 की सबसे अधिक लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी को ऐसे मेजर कर सकते हैं कि अगर आप मार्केट में चीज़ों जो आपका जो जिस चीज़ से मान लीजिए मुद्रा है, तो उसको लेके खड़े हैं, मुद्रा हो सकता है, उसके फॉर्म में कोई और भी चीज़ हो सकती है, तो किसमें सबसे जल्दी चीज़ों को मिल जाए, वो कब से किसमें सबसे जल्दी चीज़ों को भंजा लिया जाए,
उसको हम तरलता कहें। मतलब तरलता तो अगला है कि मार्केट में सबसे अधिक जो मुद्रा का प्रवाह ये तरलता है, लेकिन माना जाएगा कि उसकी तरलता सबसे अधिक है, जो मार्केट में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, सबसे पहले भंज जाएगा, अर्थात सबसे पहले उसका कैश हो जाएगा। तो जो कैश ही है, कॉइन्स, जैसे कॉइन्स आप जाके ये उसमें कोई जरूरी नहीं, बहुत जल्दी ही कोई सामान मिल जाएगा। तो जो सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी है, जो सबसे तरलता है, वो कॉइन्स की है। किसकी? कॉइन्स की है। कॉइन्स विद द पब्लिक, ठीक है, जो पब्लिक में है, कॉइन्स एंड करेंसी एंड रिजर्व आरबीआई, ठीक है, जो आपके पास दूसरा जो आरबीआई के पास आपका रिजर्व है, मान लीजिए उसकी दूसरी आरबीआई के पास जो रिजर्व है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये M0 के अंतर्गत आता है। M1 क्या है भैया? अगर हम M1 की बात करते हैं तो M0 इसमें सारी चीजें ये ऐड हो गई। M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक, मतलब अभी मैं बताता हूँ, सॉरी, विद द बैंक, हाँ, विद द बैंक। इसका मतलब ये है कि M0 के अंतर्गत जो चीज आती है, जैसे कॉइन्स, M1 के अंतर्गत क्या क्या आएगा? डिमांड डिपॉजिट विद, आप जो डिमांड डिपॉजिट है, जो बैंक के आपने डिपॉजिट, जैसे कि जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के रूप में, कासा के रूप में, यही तो है, होता है ना, मांग। आपके देखिए दो प्रकार का मैंने बताया था, एक फिक्स डिपॉजिट होता है, एक डिमांड डिपॉजिट। तो आप जब पैसे की मांग करें, आपको मिल जाए, तो सेविंग यानी कासा के अंतर्गत करंट अकाउंट और सेविंग, ठीक है, यानी कासा के अंतर्गत जो पैसा है वो आप तुरंत मांग करते हैं, इसकी लिक्विडिटी इससे अधिक नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पर लिक्विडिटी इसकी है, तो ध्यान रखिएगा। अब M2 क्या है भैया? जरा M2 पे ध्यान रखिएगा। देखिए M1 जरा नजर डालिए, प्लस सेविंग अकाउंट विद द डिपॉजिट, यहाँ सेविंग अकाउंट नहीं है, यहाँ डिमांड डिपॉजिट बस है, ठीक है, मांग, ध्यान रखिएगा, इसमें से सेविंग अकाउंट नहीं है, डिमांड डिपॉजिट बस है, मांग आपने करी, मांग। तो अब इसमें से जो सेविंग अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक, ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जो डिमांड डिपॉजिट है, तो डिमांड डिपॉजिट में जैसे करंट अकाउंट के अंतर्गत जो चीज़ें हो सकती हैं, और इसमें से सेविंग अकाउंट के अंतर्गत इसमें, लेकिन ये सब चीज़ें होंगी बैंक में, ठीक है, ये बैंक में होंगी, लेकिन ये जो सेविंग, इसका जो सेविंग अकाउंट है वो आपका पोस्ट ऑफिस में होगा। क्या होगा? वो पोस्ट ऑफिस में होगा। तो इसमें जो कासा, डिमांड डिपॉजिट तो वही है ना, कासा करंट अकाउंट, और क्या है? सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बैंक में, ये पोस्ट ऑफिस के लिए मैंने इसे कट कर दिया था, ठीक है, तो ये पोस्ट ऑफिस में नहीं है, ये कहाँ? ये बैंक के लिए बस है, ओके। लेकिन ये M0, सॉरी, ये M1 है, ठीक है, M0 नहीं है। तो M1 और प्लस सेविंग, जो सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस, जो आपका सेविंग डिपॉजिट है कहाँ? पोस्ट ऑफिस में, ओके। इसके बाद हम M3 की बात करते हैं, जरा M3 क्या है इस पे भी तो नजर डाल लेते हैं। तो वही M3, तो M1, ठीक है, विद द टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट वही टाइम फिक्स डिपॉजिट, एक पीरियड, टाइम पीरियड होता है, एक अवधि होती है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आएगा। अब M4 क्या है? तो M3 फिर ऑल डिपॉजिट विद द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, सॉरी, पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये देखना है M4 के अंतर्गत। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? तरलता को मेजर करेंगे, तरलता को क्या देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ तक देखी। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो कैपिटल मार्केट होगा। मनी मार्केट को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है, उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें किसी प्रकार को, आपको किसी प्रकार से कोई डाउट होता है तो आप पूछ लोगे, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। या एक चीज़ मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं और आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आपको कोई डाउट ना रह जाए। इसमें मैंने बताया जो भाई ये M0 है, ये M0 है, आप देखो M0 है। अगर इसकी बात करें तो कॉइन्स विद पब्लिक, यानी कॉइन्स विद पब्लिक, मतलब जो आपके पास कॉइन्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसकी जो तरलता होती है, ठीक है। फिर M1 के अंतर्गत तो M0, ठीक है, M0, फिर डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, क्या? डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट में क्या क्या आ गया? डिमांड डिपॉजिट में जैसे कि मैंने बताया, कासा यानी करंट अकाउंट के अंतर्गत, सेविंग अकाउंट के, लेकिन ये बैंक के साथ है, डील विद बैंक, ठीक है ना, बैंक, ओके, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। अब M2 क्या हो गया? M2 की अगर बात करें तो M1 और वही सेविंग अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस, सेविंग अकाउंट विद द पोस्ट ऑफिस, ध्यान रखिएगा। M3,
तो M1 हो गया टर्म डिपॉजिट विद द बैंक, ये टर्म डिपॉजिट है, ठीक है। M जो 4 है तो M3 और ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। ओके, तो ये सारी चीजें मैंने आपको रिवाइज करवा दी है और ध्यान रखिएगा अपना, ओके, ठीक है। फिर मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।